हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं भी अच्छा हूं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए बेटा, बात करते हैं सेक्शन 200 की, ड्यूटी ऑफ पर्सन डिडक्टिंग टैक्स। जो पर्सन बेटा टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसकी क्या ड्यूटी है, ये डिफाइन करता है सेक्शन 200। तो बेटा, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टैक्स डिडक्ट करने के लिए, वो पर्सन जो है ये टैक्स सेंटर गवर्नमेंट को बेटा डिपॉजिट करेगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। टाइम पीरियड क्या होगा, अभी बात करते हैं। सेकंड प्रोविजन बात करता है बेटा, वो एम्प्लॉयर जो टैक्स पे करता है नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर, वो एम्प्लॉयर भी बेटा उस टैक्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। अब जो प्रिस्क्राइब टाइम है बेटा, वो डिफाइन करता है रूल 30। प्रिस्क्राइब टाइम एंड मोड ऑफ पेमेंट टू गवर्नमेंट अकाउंट ऑफ टीडीएस और टैक्स पेड अंडर सेक्शन 192(1) कैपिटल ए। चलिए बेटा, बात करते हैं क्लॉज ए की। क्लॉज ए में बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट कर रहा है तो कितने टाइम में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टीडीएस को डिपॉजिट कर देगा। नंबर 1, द सेम डे वेयर द टैक्स इज पेड विदाउट प्रोडक्शन ऑफ एन इनकम टैक्स चालान। अगर इनकम टैक्स चालान के बिना बेटा टैक्स की पेमेंट की जा रही है तो लॉ बात करता है कि सेम डे, जिस दिन टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसी दिन जो है टीडीएस डिपॉजिट कराना होगा। नेक्स्ट, ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच द डिडक्शन इज मेड or income tax is due under section 192 subsection 1 capital A where tax is accompanied by an income tax चालान। अगर इनकम टैक्स चालान के थ्रू बेटा टैक्स डिपॉजिट किया जा रहा है तो उस केस में लॉ बात करता है ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, यानी जिस मंथ में टीडीएस बेटा डिडक्ट हुआ है उस मंथ के एंड से 7 दिनों के अंदर अंदर जो है टीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट को डिपॉजिट हो जाना चाहिए। जैसे बात करें बेटा एक एग्जांपल की, सपोज बेटा 10 मई 2020 को टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो लो यहाँ पर बात करता है अगर ये टैक्स चालान के थ्रू पे किया जा रहा है तो इस टीडीएस को कब तक जमा करा देना चाहिए, इसे जमा करा देना चाहिए 7 जून 2020 तक। तो मैक्सिमम टाइम क्या है बेटा, 7 जून 2020 हमारे एग्जाम्पल के केस में। ठीक है, दो केसेस हमने पढ़े बेटा। ये दो केसेस किसके लिए एप्लीकेबल थे, गवर्नमेंट ऑफिस के लिए एप्लीकेबल थे। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि अदर देन गवर्नमेंट ऑफिस, जहां पर गवर्नमेंट ऑफिस टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट ऑफिस को छोड़ के बाकी जो पर्सन है वो टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो लॉ बात करता है ऑन और बिफोर 30 अप्रैल वेयर द अमाउंट और इनकम इज क्रेडिटेड और पेड इन द मंथ ऑफ द मार्च। अगर मार्च के महीने में अमाउंट बेटा क्रेडिट की गई है या इनकम पेड की गई है तो उस केस में ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। ठीक है बेटा, दूसरे केसेस की बात करते हैं। इन एनी अदर केस the tax deducted should be paid on or before 7 days from the end of the month in which the deduction is made or income tax is due under section 192 subsection 1 capital A। दूसरे केसेस की बात करें, यानी मार्च के महीने में इनकम ड्यू या क्रेडिटेड नहीं है, मार्च के महीने को छोड़कर जो बाकी महीने बचे उनमें कैसे टैक्स डिपॉजिट किया जाएगा, वो बात करते हैं बेटा सेकेंड पॉइंट में। तो लो यहाँ पर मेंशन करता है कि टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए ऑन और बिफोर 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच डिडक्शन इज मेड। जिस महीने में बेटा डिडक्शन हुई है उस महीने के एंड से जो नेक्स्ट मंथ आएगा उसके 7 दिनों के अंदर अंदर जो है बेटा टैक्स डिपॉजिट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, समझ आया। एक बात अगर आप यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर वो केसेस फॉल कर रहे हैं बेटा, जब हम टीडीएस के प्रोविजन पढ़ रहे थे तो हमने वहां पर पढ़ा था कई जगह कि टीडीएस कब अट्रैक्ट हुआ करता था, अमाउंट क्रेडिटेड टू द अकाउंट ऑफ द एसएससी और अमाउंट पेड विच एवर इज अर्लियर। लेकिन सर कुछ केसेस हमने ऐसे भी पढ़े थे जहां पर टीडीएस जो डिडक्ट हुआ करता था वो हो जाया करता था ऑन द डेट ऑफ पेमेंट। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट हो जाया करता था। तो उन केसेस के लिए फिर क्या होगी सर ड्यू डेट, तो उन केसेस के लिए बेटा क्लॉज सी बात करता है इन स्पेशल केसेस द असेसिंग ऑफिसर मे विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द जॉइंट कमिश्नर परमिट quarterly payment of the tax deducted under section 192, 194A, 194D, 194H on or before 7th of the month following the quarter in respect of first 3 quarter in the financial year। सिर्फ इतना ही समझिए अभी। तो यहां पर क्या बात करता है क्लॉज सी की असेसिंग ऑफिसर
जॉइंट कमिश्नर के प्रायर अप्रूवल पर ये परमिशन दे सकता है असेसी को कि जो असेसी है अगर उसने टीडीएस डिडक्ट किया है अंडर सेक्शन 192, 194A, 194D या 194H में, तो वो क्वार्टरली जो है बेटा पेमेंट उनकी कर सकता है। ठीक है। ड्यू डेट की बात करें तो लॉ यहां पर बात करता है ऑन और बिफोर 7th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट 3 क्वार्टर इन द फाइनेंशियल ईयर। जो पहले 3 क्वार्टर होंगे बेटा, फर्स्ट 3 क्वार्टर कौन से होते हैं? अप्रैल टू जून, जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, ये 3 क्वार्टर होते हैं बेटा फर्स्ट 3। तो इन तीनों क्वार्टर के लिए डेट क्या मेंशन की गई है? ऑन और बिफोर 7th ऑफ द मंथ फॉलोइंग द क्वार्टर। यानी अगर अप्रैल से जून क्वार्टर में कोई टीडीएस की डिडक्शन हुई है तो उस केस में जो बेटा डिडक्टर है वो 7th जुलाई तक इस टैक्स को डिपॉजिट करा सकता है गवर्नमेंट के पास। लेकिन ध्यान रहे ये पहले 3 क्वार्टर के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट जो 4th क्वार्टर होता है बेटा जनवरी टू मार्च, उसका क्या है? तो लॉ उसके लिए बात करता है एंड 30th अप्रैल इन रेस्पेक्ट ऑफ द क्वार्टर एंडिंग ऑन द 31st मार्च। जो क्वार्टर 31st मार्च पर एंड हो रहा है उसके लिए डेट क्या मेंशन की गई बेटा? 30th अप्रैल मेंशन की गई है। ठीक है। तो अगर डेट की बात करें क्वार्टरली वाइज तो क्या डेट बनेगी? ये बनेगी बेटा 7th जुलाई, 7th अक्टूबर, 7th जनवरी एंड 30th अप्रैल फॉर द क्वार्टर्स एंडेड 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च रेस्पेक्टिवली। समझ आ गया इतना बेटा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं दो सेक्शंस की, 194IA एंड 194IB। इनके लिए अलग प्रोविजन है बेटा। टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194IA एंड 194IB हैव टू बी रेमिटेड विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। लॉ यहां पर बात करता है कि जो 194IA और 194IB में टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा डिपॉजिट हो जाना चाहिए। कितने दिनों के अंदर अंदर? विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। अगर जनवरी मंथ में डिडक्शन हुई है तो 28 या 29 फरवरी तक वो डिपॉजिट हो जाना चाहिए बेटा। साथ ही a challan cum statement in form 26QB 26QC has to be furnished within 30 days from the end of the month of deduction। साथ ही बेटा एक चालान कम स्टेटमेंट भी जाया करती हैं साथ में, उसे भी फर्निश करना पड़ता है डिडक्टर को 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। चलिए बेटा बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट बेसिकली जो डिडक्टर है उसके ऊपर बेटा रिपोर्टिंग के मैकेनिज्म को एनफोर्स कर रहा है। यानी जो डिडक्टर है उसे स्टेटमेंट बनाकर कितना उसने टीडीएस डिडक्ट किया है, कौन पेई था, क्या उसका पैन नंबर था, ये सारी डिटेल जो है बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को विद इन प्रिस्क्राइब टाइम में सबमिट करनी होती है और उसका प्रॉपर फॉर्म भी अलग होता है। उसी फॉर्म में वो डिपॉजिट किया करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस केस में इनकम टैक्स अथॉरिटीज को बेटा अपॉइंट किया हुआ है। पर्टिकुलर इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं जो ये स्टेटमेंट होती है असेसी की, उन्हें रिसीव किया करती हैं। ठीक है, तो समझते हैं कौन कौन से पर्सन रिस्पॉन्सिबल हैं जो ये स्टेटमेंट फर्निश करेंगे। द फॉलोइंग पर्सन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग सच स्टेटमेंट फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड after paying the tax deducted to the credit of central government within the prescribed time. Any person deducting any sum on or after 1st April 2005। ये 1st अप्रैल 2005 इसलिए लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर कि 1st अप्रैल 2005 के बाद से ही प्रोविजन एप्लीकेबल हुए हैं। आपको डेट याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फॉर्म नंबर भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो जो पर्सन टैक्स डिडक्ट कर रहा है बेटा उसे स्टेटमेंट सबमिट करने की ज़रूरत है। दूसरा, Any person being an employer referred in section 192 subsection 1 capital A। जो पर्सन बेटा एम्प्लॉयर है उसे भी स्टेटमेंट जो है फर्निश करने की जरूरत पड़ेगी। जो प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं उसके पास स्टेटमेंट जो है बेटा फर्निश करनी होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, such statements have to be delivered or caused to be delivered to the prescribed income tax authority or the person authorized by such authority। जो हमने अर्लियर डिस्कस किया बेटा कि जो डिडक्टर होता है उसे प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को स्टेटमेंट फर्निश करनी होती है, वही बात यहाँ पर लिखी हुई है फिफ्थ पॉइंट में। नेक्स्ट, सच स्टेटमेंट शुड बी इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर। वो स्टेटमेंट जो है बेटा प्रिस्क्राइब फॉर्म में होनी चाहिए और वेरीफाइड होने चाहिए प्रिस्क्राइब मैनर में। It should set forth such particular and should be delivered with such time। Deductor may also deliver to the prescribed authority a correction statement। ये थोड़ा बेटा ध्यान देना, इन केस अगर डिडक्टर से कोई गलती हो जाती है स्टेटमेंट में तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो करेक्शन कर कर उस स्टेटमेंट को है प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को डिलीवर कर सकता है। फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एनी मिस्टेक, अगर कोई गलती हो गई है उसके रिगार्डिंग।
to add, delete or update the information furnished in the statement delivered under section 200 subsection 3. कुछ ऐड आइटम करना चाहे स्टेटमेंट में कर सकता है, डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकता है, इंफॉर्मेशन को अपडेट करना चाहे तो भी कर सकता है, अलाउड है, कोई मनाही नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो रूल 31 कैपिटल ए है वो बात करता है, हमने जो स्टेटमेंट अभी पढ़ी उनके टाइम पीरियड की वो बात किया करता है। तो लॉ ने यहाँ बेटा मेंशन किया है कि जो स्टेटमेंट फर्निश करनी है डिडक्टर को वो क्वार्टरली फर्निश करनी है। ये जो स्टेटमेंट होती है बेटा ये फर्निश की जाती है डीजीआईटी सिस्टम्स को। डीजीआईटी यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स। क्या टाइम पीरियड है? अगर क्वार्टर का एंड हो रहा है 30 जून तक तो ड्यू डेट हो जाएगी बेटा 31 जुलाई ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अगर 30 सितंबर क्वार्टर एंड हो रहा है तो 31 अक्टूबर हो जाएगा। 31 दिसंबर क्वार्टर एंड हो रहा है तो डेट हो जाएगी बेटा 31 जनवरी। और 31 मार्च हो रहा है तो उस केस में तो यहाँ पर ध्यान देना बेटा, वहाँ पर 30 अप्रैल नहीं होगा, वहाँ पर 31 मई उन्होंने अलाउ कर रखा है। ठीक है। बात करिए, अभी अर्लियर हमने प्रोविजन पढ़ा था कि जहां पर क्वार्टरली टैक्स डिपॉजिट किया करते थे वहां पर बेटा ड्यू डेट क्या थी? फोर्थ क्वार्टर के लिए बेटा जो मार्च में एंड हुआ करता है 30 अप्रैल थी। यहां पर बेटा जब स्टेटमेंट फर्निश करेगा एसएससी तो उसके लिए डेट क्या मेंशन की है? 31 मई यहां पर मेंशन कर रखी है। ठीक है बेटा। फॉर्म नंबर की बात कर लेते हैं बेटा, हालांकि रेलिवेंट नहीं है बट इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए। जब टीडीएस बेटा 192 सेक्शन का होता है तो उस केस में जो स्टेटमेंट जाती है वो जाती है 24Q में, फॉर्म नंबर 24Q। और सेक्शन 193 के लिए जो जाया करती है बेटा वो जाया करती है फॉर्म नंबर 26Q में। ठीक है। और ये जाती है सभी डिडक्टीज के लिए, लेकिन अगर डिडक्टी नॉन कॉर्पोरेट है या नॉन रेजिडेंट है या फॉरेन कंपनी है या रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो उस केस में फॉर्म नंबर 26Q नहीं जाता, उस केस में फॉर्म नंबर 27Q जाया करता है। ठीक है। बात करते हैं सेक्शन 194IA और 194IB की। इस केस में ये जो स्टेटमेंट जाएगी बेटा वो जाएगी फॉर्म नंबर 26QB या 26QC। जो अर्लियर हमने पढ़ा था बेटा याद करिए, जब हम चालान पेमेंट किया करते थे तो चालान के साथ ही इसकी स्टेटमेंट जाया करती थी, वहां पर हमने पढ़ा था 26QB और 26QC, तो वही यहां पर मेंशन किया गया है। इसका टाइम पीरियड भी बेटा वही है 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स। यानी 194IA और 194IB के केस में इनकम टैक्स भी एक साथ डिपॉजिट होगा और स्टेटमेंट भी एक साथ डिपॉजिट होगी। बाकी अदर केसेस में असेसी टैक्स डिपॉजिट कर सकता है पहले, स्टेटमेंट बाद में कर सकता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए बेटा अब बात करते हैं सेक्शन 200 कैपिटल ए की, जो बात करता है प्रोसेसिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट बेटा सबमिट हुआ करती हैं अभी हमने जो पढ़ी उनकी प्रोसेसिंग की जाती है इनकम टैक्स अथॉरिटी के थ्रू। प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जो स्टेटमेंट फर्निश की एसएससी ने उसे चेक करना, उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर तो नहीं है, कोई क्लेम इनकरेक्टली तो नहीं कर लिया एसएससी ने, ये सारी डिटेल्स जो चेक की जाती है। हालांकि आजकल जो स्टेटमेंट फर्निश होती है बेटा वो सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करते हैं, क्योंकि जितनी भी स्टेटमेंट फर्निश हुआ करती है बेटा इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास वो आजकल सारी इलेक्ट्रॉनिकली मोड के थ्रू हो रही है। तो इसलिए जो प्रोसेसिंग करता है वो कंप्यूटर करता है, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर के थ्रू करता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बेटा सेक्शन की। At present, all statement of tax at source are filed in the electronic mode, thereby facilitating computerized processing of these statements. फर्स्ट जो हमारा पैरा है उसमें यही बात लिखी है जो हम डिस्कस की हमने अभी। The following adjustment can be made during the computerized processing of statement of tax deducted at source or a correction statement. देखिए कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जा सकती है, तो लॉ यहाँ पर डिफाइन करता है दो तरह की एडजस्टमेंट की जा सकती है। कंप्यूटराइज जब प्रोसेस होंगी तो उसमें दो तरह की एडजस्टमेंट हो सकती है। एनी अरिथमेटिकल एरर इन द स्टेटमेंट, कोई अरिथमेटिकल एरर है जैसे 2 + 2 4 होने चाहिए, एसएससी ने 5 कर दिए, ठीक है, उस तरह की बात करता है। एन इनकरेक्ट क्लेम इफ सच इनकरेक्ट क्लेम इज अपेरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट फर्निश की गई है बेटा उसमें कोई इनकरेक्ट क्लेम है तो उसके रिगार्डिंग भी एडजस्टमेंट हो जाएंगी। तो सिंपल दो तरह की एडजस्टमेंट होगी, याद रखना। अब यहाँ पर लॉ डिफाइन करता है कि इनकरेक्ट क्लेम का मतलब क्या है, तो लॉ यहाँ पर बात करता है इनकरेक्ट क्लेम अपेरेंट फ्रॉम एनी इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट शैल मीन सच क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ एन एंट्री इन द स्टेटमेंट ऑफ एन आइटम which is inconsistent with another entry of the same or same other item in such statement। देखिए एक ही स्टेटमेंट में बेटा एक जगह जो क्लेम किया एसएससी ने वो डिफरेंट अमाउंट का किया है, उसी क्लेम के रिगार्डिंग उसने स्टेटमेंट में कुछ और अमाउंट भर दी है, तो ये क्या कहलाएगा? इनकरेक्ट क्लेम कहलाएगा। दूसरी बात, इन रेस्पेक्ट ऑफ रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स where such rate is not in accordance with the vision of the act। तो सिंपल रेट गलत ले लिया एसएससी ने,
कहीं पर 10% का रेट मेंशन था, असेसी ने वहां पर 5% ले लिया, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट क्लेम में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा आप बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। द इंटरेस्ट इफ एनी हैज टू बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सम्स डिडक्टेबल एज कंप्यूटेड इन द स्टेटमेंट। अगर कोई इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो रहा है जो स्टेटमेंट में अमाउंट मेंशन है, तो उस पर बेटा इंटरेस्ट भी लगेगा। 4 पॉइंट ये बात करता है। नेक्स्ट 5th पॉइंट, fee if any has to be computed in accordance with the provision of section 234E। देखिए बेटा, अगर स्टेटमेंट को टाइम पीरियड जो प्रेस्क्राइब है उसमें असेसी फर्निश नहीं करता, फाइल नहीं करता इनकम टैक्स अथॉरिटी के साथ, तो उस केस में बेटा 234 कैपिटल ए की फीस लगा करती है एसएससी के ऊपर। और जो फीस इसमें लगती है वो लगती है बेटा ₹200 फॉर एवरी डे। लगती कहां से है? फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ टीडीएस स्टेटमेंट। जब ड्यू डेट थी उससे लेके जब एक्चुअली टीडीएस की स्टेटमेंट एसएससी ने फाइल की, उस पीरियड तक बेटा ये 200 पर डे लगती है। लेकिन ध्यान रहे, ये जो फीस की अमाउंट है ये एक्सीड नहीं कर सकती जितना एसएससी ने बेटा टैक्स डिडक्ट किया, यानी जो टीडीएस की अमाउंट है स्टेटमेंट में उससे ये एक्सीड नहीं कर सकती 234 कैपिटल ई की फीस की अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट 6 पॉइंट, द सम पेबल बाय और द अमाउंट ऑफ रीफंड due to the deductor has to be determined after adjustment of interest fee against the amount paid under section 200, 201, 234 capital E and any amount paid otherwise by way of tax or interest or fee। 6 पॉइंट बात करता है बेटा कि अगर असेसी के अगेंस्ट कोई रिफंड अमाउंट ड्यू है तो उस केस में जो रिफंड की अमाउंट है वो दी जाएगी सारी एडजस्टमेंट करने के बाद। कौन सी एडजस्टमेंट? अगर कोई अमाउंट पेड है अंडर सेक्शन 200 में उसे उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, या कोई 201 में उस पर इंटरेस्ट लगा हुआ है बेटा वो डिडक्ट होगा, या अगर 234 कैपिटल ई की कोई फी है तो वो भी उसमें एडजस्ट की जाएगी। यानी अगर रिफंड है तो उसमें तीनों ये अमाउंट एडजस्टेड होने के बाद ही जो बैलेंस बचेगा वो एसएससी को दिया जाएगा। इन केस ये तीनों अमाउंट बेटा नील है तो जितनी अमाउंट रिफंड की है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए 7th पॉइंट की बात करते हैं। 7th पॉइंट बात करता है इंटीमेशन की। देखिए, जब डिडक्टर बेटा अपनी स्टेटमेंट फाइल कर देता है तो उस स्टेटमेंट को फाइल होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग हुआ करती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। प्रोसेसिंग होने के बाद अगर कोई इनकम टैक्स लायबिलिटी अराइज होती है या कोई रिफंड ड्यू होता है असेसी के अगेंस्ट, तो उस केस में लॉ बात करता है डिडक्टर को जो है फिर एक इंटीमेशन सेंड की जाएगी और उस इंटीमेशन में बेटा टैक्स लायबिलिटी या रिफंड की जो अमाउंट है वो मेंशन की जाती है। और ये जो इंटीमेशन है बेटा ये कब तक सेंड की जा सकती है? लॉ यहां पर बात करता है विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच स्टेटमेंट इज फाइल्ड। सपोज एसएससी जो स्टेटमेंट फर्निश करता है बेटा वो 7 जुलाई 2020 को करता है। ठीक है, तो उस केस में फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा? 2021 है। ठीक है, इसका एंड कब होगा? 31 मार्च 2021। तो इंटीमेशन कब सेंड की जा सकती है एसएससी को इस केस में? 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट, फॉर दिस पर्पस सीबीडीटी इज एम्पावर्ड टू मेक अ स्कीम फॉर सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस डिटरमाइन द टैक्स पेबल। 8th पॉइंट बेसिकली बता रहा है कि इस पर्पस के लिए जो भी हमने पढ़ी उसके लिए सीबीडीटी एक स्कीम बनाएगा फॉर सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, जो ऑलरेडी बन चुका है बेटा। तो 8th पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट नहीं है। चलिए चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेक्शन पर, सेक्शन 201, जिसे हम थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं जब पीजीबीपी पढ़ रहे थे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और पेड डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट। बेसिक कंसेप्ट की क्लास में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि असेसी की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है असेसी इन डिफॉल्ट भी। ठीक है, तो आज वो सेक्शन आ गया है 201 जो डिटेल में बताएगा असेसी डीम टू बी इन डिफॉल्ट कब होता है। नंबर 1, एनी पर्सन इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ ए कंपनी हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट एनी सम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। देखिए, पर्सन में प्रिंसिपल ऑफिसर अगर कोई कंपनी का उसे भी इंक्लूड कर लिया गया है, उसे बाहर नहीं कर रहे। अगर कोई पर्सन जिस पर रिक्वायरमेंट है कि वो टैक्स डिडक्ट करे, या एन एम्प्लॉयर पेइंग टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए, या कोई एम्प्लॉयर है बेटा जो नॉन मॉनेटरी परक्यूजिट्स पर टैक्स पे कर रहा है अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए में, तो लॉ यहां पर बात करता है कि ये दोनों तरह के जो असेसी हैं वो डीम्ड टू बी असेसी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे अगर they does not deduct the whole or any part of the tax or after deducting fails to pay the tax। या तो टैक्स वो डिडक्ट नहीं करते, या डिडक्ट करते हैं लेकिन कम करते हैं, या डिडक्ट तो करते हैं पूरा करते हैं लेकिन पे ही नहीं करते गवर्नमेंट को। तो उन केसेस में बेटा ये पर्सन क्या कहलाएंगे? असेसी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट कहलाएंगे। ठीक है,
आप इसे डीम्ड असेसी इन डिफॉल्ट भी बोल सकते हैं और असेसी डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट कह सकते हैं, दोनों बात सेम है, ठीक है। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीमिंग प्रोविजन, ये सबसेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं जब सेक्शन हम कर रहे थे बेटा 40A वहां पर हमने इसे डिस्कस कर लिया था। फटाफट से करते हैं, क्या बात करता था सेक्शन, अगर कोई पेयर टैक्स डिडक्ट नहीं करता तो फिर भी वो असेसिन डीम टू बी इन डिफॉल्ट नहीं कहलाएगा। अगर पे ही ने बेटा सेक्शन 139 में अपने रिटर्न फाइल कर दी है, या जब उसने रिटर्न फाइल करी सेक्शन 139 की तो उसने उस इनकम को भी कंसीडर कर लिया था, और जितना उस पे इनकम पर टैक्स बना उसने गवर्नमेंट को पे करा दिया था, तो उस केस में जो पेयर है वो असेसिन डीम टू बी डिफॉल्ट नहीं कहलाता था। बट एक रिक्वायरमेंट और हुआ करती थी, जो पेयर होता था कि पेयर को एक सर्टिफिकेट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू बेटा फर्निश करना पड़ता था कि ये तीनों जो प्रोविजंस हैं ये ऑलरेडी हो चुके हैं, और एओ के पास ये सर्टिफिकेट जो है फाइल करना होता था कि सर आप मुझे असेसिन डीम टू बी डिफॉल्ट कंसिडर मत करिए। फिर भी उस पर एक इंटरेस्ट जरूर लग जाया करता था, वो इंटरेस्ट मैंने आपको वहां पर नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट लायबिलिटी की। अ पर्सन डीम टू बी इन असेसिन डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स और टू पे द टैक्स आफ्टर डिडक्शन इज लाइबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट। देखिए बेटा समझिए, दो प्रोविजन है इस केस में, ध्यान देना। जो पर्सन असेसिन डीम टू बी डिफॉल्ट है अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 का, उस पर बेटा इंटरेस्ट लगेंगे, ठीक है। असेसिन डीम टू बी डिफॉल्ट वो कैसे हुआ है, तो सेक्शन बात करता है कि उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तब भी बन सकता है। दूसरी बात, उसने डिडक्ट तो कर लिया है बट पेमेंट नहीं की तब भी बन सकता है। दोनों केसेस में इंटरेस्ट की क्या लायबिलिटी रहेगी, तो सेक्शन बात करता है कि वो पर्सन जिसने जो फेल हो गया बेटा टैक्स डिडक्ट करने में, तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा बेटा सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ क्या होता है सर, तो समझिए बेटा अगर मंथ के किसी एक दिन में भी फॉल कर रहा है तो पूरे महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये होता है पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। तो वो पर्सन जिसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया उस पर बेटा सिंपल इंटरेस्ट लगता है 1% एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, ठीक है। लेकिन पीरियड क्या होगा सर, तो बेटा सुनिए, पीरियड होगा डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेबल, वो डेट जिस पर टैक्स डिडक्ट हो जाना चाहिए था, टू द डेट, कौन सी डेट तक, टैक्स वाज एक्चुअली डिडक्टेड, उस डेट तक लगेगा जिस डेट पर टैक्स वाज एक्चुअली डिडक्टेड। समझ आ गया इतना। ये किसकी बात थी, जो पर्सन फेल हो जाते हैं टैक्स डिडक्ट करने में, यानी डिडक्ट नहीं करते। अब उनकी बात करते हैं जो डिडक्ट कर लेते हैं लेकिन डिपॉजिट नहीं कराते गवर्नमेंट को। तो ध्यान देना, गवर्नमेंट ऐसे एसएससीओ को बेटा ज़्यादा खतरनाक मानती है कि जो डिडक्ट कर लेते हैं बट गवर्नमेंट को पे नहीं कराते, तो उनके ऊपर इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा लगती है। उस केस में उनके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो लगता है बेटा 1.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। और पीरियड क्या रहेगा सर, डेट ऑन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, जिस डेट पर टैक्स डिडक्ट हुआ, और किस डेट तक होगा बेटा, जो एक्चुअली पेड किया गया उस डेट तक निकाल लेंगे, ठीक है। समझ आ गया। चलिए फटाफट से क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे प्रोविजंस। An amount of 40,000 was paid to Mr. X on 1st July 2019 towards fees for professional services without deduction of tax at source. क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि मिस्टर एक्स को बेटा 40,000 की पेमेंट की गई है 1 जुलाई 2019 को, और ये जो पेमेंट की जा रही है ये प्रोफेशनल सर्विसेज के रिगार्डिंग की जा रही है। सब्सिक्वेंटली another payment of 50,000 was due to Mr. X on 20th February 2020 from which tax at the rate of 10% amounting to 9,000 on the entire amount of 90,000 was deducted. अब दूसरी अमाउंट की पेमेंट की गई मिस्टर एक्स को 28 फरवरी 2020 को 50,000 की, और इसी डेट को बेटा जो अर्लियर 40,000 थे प्लस 50,000 90,000 टोटल ये सम बना, उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया एट द रेट ऑफ 10%, और 9,000 की जो एंटायर अमाउंट थी वो डिडक्ट कर ली गई, ठीक है। 28 फरवरी 2020 को बेटा ये डिडक्ट हुई। However, this tax of 9,000 was deposited only on 22nd June 2020. लेकिन बेटा ये जो 9,000 के टीडीएस की अमाउंट थी इसे डिपॉजिट कब कराया गया, 22 जून 2020 को कराया गया। तो सेक्शन 201 सब सेक्शन 1 कैपिटल ए के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट निकालिए। आप दोनों केसेस का इंटरेस्ट निकालेंगे। सबसे पहले बेटा निकालते हैं 40,000 पर। तो बेटा 40,000 की जो अमाउंट है उस पर टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए था 1 जुलाई को, डिडक्ट कब हो रहा है बेटा 28 फरवरी को। तो ज़रा कंप्यूट करिए इंटरेस्ट, 4,000 की जो अमाउंट है वो सही टाइम पर डिडक्ट नहीं हुई तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा बेटा। तो जुलाई से फैब तक कितने मंथ्स हो गए बेटा,
जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 8 महीने हो गए बेटा। तो 4000 की जो अमाउंट है उस पर 8 मंथ का 1% की रेट से इंटरेस्ट कंप्यूट करिए। कितना आएगा बेटा? ये आएगा 320। ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 9000 वाली अमाउंट। टाइम पर डिपॉजिट नहीं हुई, हो जानी चाहिए थी 7 मार्च तक, बट डिपॉजिट कब हो रही है बेटा? 22 जून को हो रही है। तो जो ड्यू डेट थी डिपॉजिट करने की, उससे कंप्यूट करिए एक्चुअल डेट तक इंटरेस्ट। ड्यू डेट कब थी बेटा? 7 मार्च। तो 7 मार्च से लेके 22 जून तक कंप्यूट करिए। पार्ट ऑफ द मंथ है बेटा दोनों केसेस में, लेकिन फिर भी पूरा मंथ का लगा करता है, जैसा कि हमने पढ़ा था अर्लियर भी हमने ऐसे ही कंप्यूट किया। चलिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का ये इंटरेस्ट हो गया बेटा। 9000 इंटू 1.5% इंटू 4, ये आया बेटा 540। टोटल जो इंटरेस्ट कंप्यूट होके आया वो आया बेटा 860 असेसी का। ठीक है। अब जरा बात करते हैं बेटा उस केस की जहां पर जो पेयर था टीडीएस भले ही डिडक्ट नहीं करता था, फिर भी असेसिन डिफॉल्ट से वो बच जाया करता था। उसकी 3 कंडीशन थी, वो हमने पढ़ ली थी, और मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ कि उस पर भी इंटरेस्ट लगता है। अर्लियर मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। तो लो यहाँ डिफाइन करता है बेटा कि इंटरेस्ट उस पेयर पर कैसे लगेगा। तो समझिए, जिस डेट पर बेटा टैक्स डिडक्ट हो जाना चाहिए था, उस डेट से लेकर जिस डेट पर पेई ने अपनी रिटर्न फर्निश की, इस पीरियड का बेटा इंटरेस्ट लग जाएगा पेयर पर, और रेट क्या रहेगा? 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑन विच द टैक्स वॉज डिडक्टेबल टू द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम बाय सच पे। समझ आ गया बेटा? चलिए बेटा, बात करते हैं अब टाइम लिमिट की कि एक पर्सन को असेसिन डिफॉल्ट किस टाइम तक बताया जा सकता है। टाइम लिमिट फॉर डीमिंग अ पर्सन टू बी इन असेसिन डिफॉल्ट फॉर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एंड सोर्स। ध्यान देना बेटा, इस प्रोविजन में जो टाइम लिमिट स्पेसिफाई किया गया है वो उस पर्सन के लिए स्पेसिफाई किया गया है जिन्होंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, यानी वो पर्सन दोज हु आर फेल्स टू डिडक्ट द टैक्स होल और एनी पार्ट ऑफ इट। ठीक है। तो लो यहां पर बात करता है, देखिए, 7 years from the end of the financial year in which the payment is made or credit is given। 7 साल, देखिए छोटा पीरियड नहीं है बेटा। 7 साल कहां से? फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर में बेटा पेमेंट हुई है या क्रेडिट दिया गया है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से 7 साल, या 2 years from the end of the financial year in which the correction statement is delivered under the provision to section 200 subsection 3, या 2 years कहां से? उस फाइनेंशियल ईयर के एंड से जिस फाइनेंशियल ईयर में असेसी ने बेटा अपनी करेक्शन स्टेटमेंट जो है वो डिलीवर्ड कर दी है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो डिडक्टर होता है वो स्टेटमेंट को बेटा करेक्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, तो उसी की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है। तो इन दोनों में जो लेट होगा बेटा वो डेट एप्लीकेबल हो जाएगी, यानी असेसी का वो टाइम पीरियड हो जाएगा कि उसे असेसी डीम टू बी इन डिफॉल्ट कहा जा सकता है। डीम टू बी इन डिफॉल्ट कहा जा सकता है यानी उसके प्रोविजन जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो बात की जा रही है बेटा वो बात की जा रही है कि कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम है बेटा, अनलिमिटेड टाइम। इन केस एक पर्सन अगर टैक्स डिडक्ट कर लेता है बट डिपॉजिट नहीं कराता गवर्नमेंट के पास, तो उस केस में गवर्नमेंट ने जो है अनलिमिटेड टाइम पीरियड बेटा अपने पास रखा हुआ है, कभी भी प्रोविजन लगा सकती है असेसिन डीम टू बी इन डिफॉल्ट के। ठीक है। तो ध्यान दे बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो पर्सन जो टैक्स डिपॉजिट नहीं कराते डिडक्ट कर लेते हैं, तो खतरनाक उन्हें ज़्यादा मानती है गवर्नमेंट। अभी मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, इन प्रोविजन से बेटा ये प्रूफ हो रहा है। ठीक है। चलिए, नो टाइम लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर द ऑर्डर अंडर सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 वेयर, कहां पर? डिडक्टर हैज डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड द टैक्स एट सोर्स। डिडक्टर ने डिडक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं किया टैक्स गवर्नमेंट के पास। एम्प्लॉयर हैज फेल्ड टू पे द टैक्स होल और पार्टली अंडर सेक्शन 192 सबसेक्शन 1 कैपिटल ए। एम्प्लॉयर ने बेटा टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया अंडर सेक्शन 192 1 कैपिटल ए में, तब भी बेटा उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं है। नेक्स्ट, the deductee is a non-resident as it may not be administratively possible to recover the tax from the non-resident। अगर किसी नॉन रेजिडेंट का टैक्स डिडक्ट करना भूल गया कोई रेजिडेंट असेसी, बेटा फिर कोई टाइम पीरियड नहीं है, उस रेजिडेंट असेसी को कभी भी असेसिन डिफॉल्ट मेंशन किया जा सकता है। उससे बचने का केवल एक ही तरीका है एसएससी के पास कि जितने भी टीडीएस के ड्यूज हैं उन्हें गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराए अलॉन्ग विद इंटरेस्ट और फीस जो भी एप्लीकेबल होती है। चलिए, डिडक्शन ओनली वन मोड ऑफ रिकवरी सेक्शन 202। सेक्शन 202 बताता है कि ये जो डिडक्शन मेथड है ये एक तरीका है रिकवर करने का। अगर असेसिंग ऑफिसर चाहता है कि कोई और मेथड रिकवरी यूज करने का तो बेटा वो भी कर सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है।
चलिए अब बात करते हैं सर्टिफिकेट फॉर टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन 203। सेक्शन 203 जो है बेटा वो मैंडेटरी लायबिलिटी बनाता है डिडक्टर्स की, कि जो डिडक्टर बेटा जब टैक्स डिडक्ट कर लेंगे तो उसके बाद जिस पर्सन का टैक्स डिडक्ट किया गया यानी जो पेई है, पेई को बेटा एक सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। उस सर्टिफिकेट में मेंशन की जाएगी बेटा टीडीएस की अमाउंट, जो डिडक्टी है उसकी डिटेल्स, जो डिडक्टर है उसकी डिटेल्स। ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन 203 रूल 31। देखिए रूल 31 के साथ पढ़ते हैं सेक्शन 203। बेसिकली जो सर्टिफिकेट के फॉर्म नंबर है उन्हें मेंशन किया जा रहा है यहाँ पर, और साथ ही एक टाइम लिमिट मेंशन किया जाता है कि कब तक सर्टिफिकेट इशू कर देने चाहिए। तो अगर बेटा एम्प्लॉयर है डिडक्टर तो उस केस में जो फॉर्म नंबर इशू होगा वो होगा बेटा फॉर्म 16, और अदर देन एम्प्लॉयर है तो उस केस में फॉर्म नंबर 16A। जो फॉर्म 16 होगा बेटा वो एम्प्लॉय को एनुअली इशू करना होता है, और एनुअली इशू करने की जो डेट दी गई है वो की गई है बेटा 15 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, इमीडिएटली फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर। इसमें जो डिडक्टी है उसकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, यानी 31 मार्च 2020 का जो प्रीवियस ईयर है, और एम्प्लॉयर जो सैलरी देगा अपने एम्प्लॉय को, सैलरी देने के बाद जब वो टीडीएस डिडक्ट करेगा उसका सर्टिफिकेट वो कब तक इशू कर सकता है, वो इशू कर सकता है 15 जून 2020 तक। ठीक है बेटा। अदर केसेस में क्या है, तो अदर केसेस में जो फॉर्म 16A होता है वो इशू किया जाता है बेटा क्वार्टरली विद इन 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट फर्निश कर रहा है डिडक्टर, उस स्टेटमेंट को फर्निश करने के बाद विद इन 15 डेज के अंदर अंदर वो फॉर्म 16A जो है बेटा इशू कर देगा अपने डिडक्टी को या पेई को। ठीक है। चलिए बेटा दो सेक्शन फिर से अलग हैं, ध्यान देना। 194IA और 194IB, इनके लिए फॉर्म भी अलग इशू किया जाता है बेटा, और वो फॉर्म होता है फॉर्म 16B और 16C। और टाइम पीरियड जो है बेटा इस केस में वो है बेटा 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्निशिंग द चालान कम स्टेटमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सेक्शन 203AA। देखिए यहाँ पर जो लॉ ने लायबिलिटी बनाई है वो बनाई है बेटा इनकम टैक्स अथॉरिटी की। अभी तक बेटा डिडक्टर को टैक्स डिपॉजिट करना था गवर्नमेंट को, फिर एक स्टेटमेंट फर्निश करनी थी गवर्नमेंट को, फिर उसे एक सर्टिफिकेट इशू करना हुआ करता था डिडक्टी को। ठीक है। 3 लायबिलिटी ये तो लगा रखी थी गवर्नमेंट ने डिडक्टर के ऊपर। अब ये जो लायबिलिटी है बेटा, ये लायबिलिटी लगी हुई है इनकम टैक्स अथॉरिटी पर, कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है वो बेटा स्टेटमेंट फर्निश करेगी। तो जो स्टेटमेंट मेंशन की जाती है बेटा वो की जाती है फॉर्म नंबर 26AS में, और ये की जाती है बाय द 31 जुलाई ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, समझ आ गया। फॉलोइंग ईयर का मतलब क्या है, जिस फाइनेंशियल ईयर में एसएससी है उससे नेक्स्ट जो ईयर आएगा सब्सिक्वेंटली उस ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्सेस डिडक्टेड एट सोर्स सेक्शन 204। कौन से पर्सन है बेटा जो टैक्स पे करेंगे जो उन्होंने डिडक्ट की है। तो यहाँ पर बात की गई है बेटा नेचर ऑफ इनकम की या पेमेंट की, और फिर डिफाइन किया गया रेस्पेक्टिव टेबल में जो पर्सन है पे करेंगे टैक्स। नंबर 1 बात करते हैं बेटा सैलरी। सैलरी के केस में कौन होगा, सैलरी अदर देन पेमेंट ऑफ सैलरीज बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, यानी पेमेंट जो कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रही सैलरीज की, अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लोग जो है पेमेंट कर रहे हैं, तो उस केस में एम्प्लॉयर हिमसेल्फ एम्प्लॉयर होगा बेटा। अगर एम्प्लॉयर कंपनी है तो उस केस में जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा कंपनी का वो रिस्पॉन्सिबल होगा टैक्स डिपॉजिट करने के लिए गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, और ये इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज कौन सी है बेटा, अदर देन पेमेंट बाय और ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो उस केस में या तो लोकल अथॉरिटी होगी या कॉरपोरेशन होगा, या कंपनी अगर है तो बेटा उस केस में प्रिंसिपल ऑफिसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एनी सम पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, किसी नॉन रेजिडेंट इंडियन को बेटा पेमेंट की जा रही है। कौन सी पेमेंट की जा रही है, consideration for the transfer by him of any foreign exchange asset which is not a short term capital asset। कोई foreign exchange asset का ट्रांसफर हो रहा है बेटा, और ट्रांसफर पर जो कंसिडरेशन मिल रही है उसकी बात की जा रही है, लेकिन ध्यान रहे ये जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट है वो बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट नहीं होनी चाहिए, यानी लॉन्ग टर्म हो सकती है। तो उस केस में कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो बेटा उस केस में पर्सन जो रिस्पॉन्सिबल है वो है बेटा ऑथोराइज्ड पर्सन। कौन सा ऑथोराइज्ड पर्सन, जो रिस्पॉन्सिबल है इस कंसिडरेशन को रेमिट करने के लिए नॉन रेजिडेंट इंडियन को। ठीक है, या तो उसके एनआरई अकाउंट में या किसी और अकाउंट में जो फेमा के थ्रू मेंटेन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट,
फोर्थ पॉइंट, फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी और एनी सम वेदर और नॉट चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सिंपल समझिए बेटा, नॉन रेजिडेंट को पेमेंट की जा रही है, नॉन रेजिडेंट में फॉरेन कंपनी भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो उस केस में कौन सा पर्सन होगा जो उस अमाउंट पर टैक्स डिपॉजिट कराएगा गवर्नमेंट को, वो होगा बेटा द पेयर हिमसेल्फ। और अगर पेयर कंपनी है तो उस केस में बेटा जो प्रिंसिपल ऑफिसर होगा कंपनी का वो हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट और पेमेंट ऑफ एनी अदर सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। कोई क्रेडिट किया जा रहा है अकाउंट या बेटा पेमेंट की जा रही है तो उस केस में पेयर हिमसेल्फ, और अगर पेयर कंपनी है तो प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट, क्रेडिट और पेमेंट ऑफ एनी सम चार्जेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर कोई पेमेंट की जा रही है या क्रेडिट दिया जा रहा है अमाउंट का, तो उस केस में कौन टैक्स पे करेगा? ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जो डीडीओ होता है बेटा, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा डीडीओ। जो ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर होता है बेटा वो करता है, या एनी अदर पर्सन जो रेस्पॉन्सिबल है इस अमाउंट को क्रेडिट करने के लिए या पेमेंट करने के लिए, वो डिपॉजिट कराएगा टैक्स, ठीक है। अगर क्रक्स कहें हम इस प्रोविजन का तो वो क्या बना? जो पर्सन डिडक्ट कर रहा है टैक्स या बेटा जो पर्सन रेस्पॉन्सिबल है अमाउंट पे करने के लिए या क्रेडिट करने के लिए, वो ही बेटा लाइबल है टैक्स को डिपॉजिट कराने के लिए गवर्नमेंट के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रोविजन की बात करते हैं बेटा, बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन असेसी, सेक्शन 205। सेक्शन 205 बात करता है कि एक बार असेसी की इनकम पर आप टैक्स लगा चुके हैं यानी डिडक्ट कर चुके हैं उसकी इनकम पर टैक्स, तो दोबारा जो है बेटा उससे वो टैक्स नहीं मांग सकते जो आप ऑलरेडी उससे डिडक्ट कर चुके हैं, ये बात की गई। नेक्स्ट, फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इनकम टू रेजिडेंट विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 206 कैपिटल ए। ये सेक्शन बेसिकली बेटा तीन तरह की जो असेसी है उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाता है कि वो तीन असेसी स्टेटमेंट फर्निश करेंगे गवर्नमेंट को। कौन कौन से असेसी? बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पब्लिक कंपनी जो क्या करती है बेटा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराती है फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस, ठीक है। याद करिए बेटा सेक्शन 194 कैपिटल ए के प्रोविजन कल हमने डिस्कस किए थे। इंटरेस्ट, टीडीएस लगता है इंटरेस्ट पर, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर कोई बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी इंटरेस्ट पे कर रही है बेटा अप टू 40,000 तक का, उस केस में बेटा टीडीएस नहीं लगा करता था, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक प्रोविजन और पढ़ा था हमने सेक्शन में, जो पब्लिक कंपनी हुआ करती थी वो डिबेंचर इशू किया करती थी इंडिविजुअल और एचयूएफ को। अगर डिबेंचर पर इंटरेस्ट जो है 5,000 तक का था और अकाउंट पे ही चेक के थ्रू पे किया जा रहा था तो उस केस में बेटा 194 कैपिटल ए वहां पर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो सिंपल जो हमने बेटा वहां प्रोविजन पढ़े हैं वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता इन केसेस पर, तो यहां पर सेक्शन 206 कैपिटल ए ने लायबिलिटी बना दी उस पब्लिक कंपनी की या बैंकिंग कंपनी की या कोऑपरेटिव सोसाइटी की कि अगर वो बेटा पेमेंट कर रहे हैं इंटरेस्ट की किसी रेजिडेंट को, और जो पेमेंट है वो कितनी है, अप टू 40,000 तक है, या 5,000 की पेमेंट कर रही है बेटा कौन, एक पब्लिक कंपनी, उस केस में ये बैंकिंग कंपनी, पब्लिक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो बैंकिंग बिजनेस में एंगेज्ड है, वो बेटा एक स्टेटमेंट जो है फर्निश करके देगी गवर्नमेंट को। बाकी जितने भी प्रोविजन है स्टेटमेंट फर्निश करने के वो सारे के सारे इस सेक्शन पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो प्रोविजन ने क्या किया, सेक्शन 194 कैपिटल ए में तो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे बेटा, लेकिन उन बैंक्स पर या पब्लिक कंपनी पर या कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एक लायबिलिटी बना दी गई, किन किन पर्सन का आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, जो प्रोविजन थे 40,000 या 5,000 वाले, ठीक है बेटा, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट जो है सेक्शन 206 AA, इसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा। मैंने बताया था कि अगर पैन प्रोवाइड नहीं कराता डिडक्ट तो उस केस में 20% का जो रेट है वो एप्लीकेबल हो जाया करता है। वही सारी बातें यहाँ पर रिपीट की गई है। तो यहाँ पर बेटा हमारा ये जो प्रोविजन है टीडीएस का वो ख़त्म होता है। तो यहाँ पर बेटा फिनिश करते हैं अपनी क्लास। तो ये थी बेटा हमारी आज की क्लास। अब आप करिए इसका रिवीजन। इन केस अगर आपको आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है 8287377353। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।